अध्याय 301 छाया महाद्वीप छोड़ना। प्रोफेसरों के साथ छात्रों ने गांव के बीच में कुएं के पास ही रहना सुनिश्चित किया। अगर उन्हें घर पहुंचने का कोई मौका चाहिए था तो उन्हें दो महत्वपूर्ण चीजों की हर कीमत पर रक्षा करनी थी। सुपर टियर बीस्ट क्रिस्टल जो सकल को शक्ति दे रहा था और साथ ही काइटो जो अभी भी इसे बनाने में व्यस्त था। प्रोफेसरों ने क्रिस्टल के करीब रहने का फैसला किया था और अन्य छात्रों ने इसे हर कीमत पर बचाने का फैसला किया था। जबकि ब्लिस और उसके दोस्त काइटो की रक्षा करने के लिए गए थे, ये सुनिश्चित करते हुए कि वह सुरक्षित रहे। छात्र ऊर्जा विस्फोट कर रहे थे, जबकि उच्च वर्ग के छात्र अपने सामने आ रहे जानवर पर अपने मौलिक हमले कर रहे थे। वे पूरी तरह से एकाग्रता की स्थिति में थे और इस बार कोई भी व्यक्ति पीछे नहीं था। यहाँ तक कि ब्लेक जो अब बिजली की शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता था, उसने भी भारी मात्रा में ऊर्जा विस्फोट जारी रखा। वे सभी अपने जीवन के लिए भयभीत थे और शायद कुछ ने हार मान ली थी, लेकिन एक चीज थी जो उन्हें लड़ाई जारी रखने के लिए शक्ति दे रही थी और वह थी यह जानना कि टेलीपोर्टेशन चक्र जल्द ही समाप्त हो जाएगा। चलते रहो, अब ज्यादा समय नहीं है। स्प्रिंगेट ने एक सफेद बंदर को दो टुकड़ों में काटते हुए चिल्लाया। सच में, उसे नहीं पता था कि काइटो को और कितना समय चाहिए, लेकिन वह प्रोत्साहन के शब्द चिल्लाती रही, क्योंकि समूह मुश्किल से टिक पा रहा था। नोअर जो छात्रों की मदद करने आई थी, वह अधिक शक्तिशाली प्राणियों का सामना करने में व्यस्त थी। कुल 3 उन्नत श्रेणी के प्राणी थे और यद्यपि वह उनमें से एक के साथ आमने सामने की लड़ाई में मुकाबला करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थी, 3 को हरा पाना मुश्किल होगा। हालांकि नोअर को यह बात पता थी और उसने सुरक्षित खेलने का निर्णय लिया। अपनी तीव्र गति का लाभ उठाते हुए वह धीरे धीरे दौड़ती हुई जीवों पर छोटे छोटे प्रहार करती, केवल तभी जब उसे पता होता कि इससे उसे चोट नहीं लग सकती। इस प्रकार के हमले आमतौर पर उन्नत श्रेणी के जानवरों के खिलाफ कुछ नहीं करते थे क्योंकि वे केवल छोटे निशान थे, लेकिन उन्नत जानवर श्रेणी के हथियार, धातु के पंजे की बदौलत जहर धीरे धीरे उन्हें नीचे गिराना शुरू कर देता था। हालांकि वहां मौजूद सभी लोगों में से सबसे ज्यादा संघर्ष करने वाला समूह काइटो की रक्षा करने वाले लोग थे। ब्लिस को मकड़ियों का सामना किए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था और उसने अपनी ज्यादातर ऊर्जा उनसे लड़ने में खर्च कर दी थी। ये देखकर नोरा अपने दो सुरक्षाकर्मियों, जो उच्च कक्षा के छात्र थे, के साथ वहां आ गई और समूह की मदद करने के लिए अपनी पृथ्वी संबंधी क्षमताओं का प्रयोग करने लगी। धन्यवाद, ब्लिस ने कहा, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। अधिक से अधिक जीव दरारों से गिर रहे थे और उन्हें पता नहीं था कि यह कब खत्म होने वाला है। क्या कोई तरीका है जिससे हम उस दरार को बंद कर सकें? मैक्स ने पूछा, इससे जीव उसमें से बाहर आना बंद हो जाएगा। मुझे लगता है कि एकमात्र तरीका शैडो गार्ड सदस्य को मारना है, ब्लिस ने जवाब दिया। सकिल पर और कितना समय लगेगा? बस थोड़ी देर और, मैं लगभग वहां पहुंच गया हूं, काइटो ने जवाब दिया। तभी एक दरार से चमगादड़ जैसे जीवों का एक झुंड प्रकट हुआ और वे सीधे उनकी ओर बढ़ रहे थे। ब्लिस तुरंत वैन की ओर मुड़ी जो अभी भी वहीं झिझकते हुए खड़ा था। देखो वैन, मुझे नहीं पता कि तुम अपनी शक्तियों का उपयोग करने में क्यों हिचकिचा रहे हो, लेकिन अगर तुम अब उनका उपयोग नहीं करोगे तो हम सब मर जाएंगे। हाँ वैन, स्थिति इससे अधिक खराब नहीं हो सकती। यहाँ सब कुछ पहले से ही हमें मारने की कोशिश कर रहा है, मैक्स ने कहा। मैक्स को पहले से ही पता था कि वैन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल क्यों नहीं करता। जब भी वह ऐसा करता तो जानवर का ध्यान उसकी ओर आकर्षित होता। वैन को पता था कि यह सच है, लेकिन अब जब सब उसके इर्द गिर्द थे, तो उसे किसी और बात का डर था। फिर उसने चमगादड़ों के झुंड की तरफ दोनों हाथ उठाए और ध्यान केंद्रित करके उन्हें इधर उधर घुमाना शुरू कर दिया। जैसे ही वैन ने अपना जादू दिखाया, चमगादड़ों का समूह एक एक करके फटने लगा। हालांकि उसी समय सभी जानवर जो नोअर के खिलाफ लड़ रहे थे, जो छात्रों के खिलाफ जा रहे थे, वे मुड़ गए और सीधे उसकी दिशा में चले गए। वैन को यही डर था। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसने खुद को और अपने दोस्तों को निशाना बनाया था। जब सभी जानवर उनकी दिशा में बढ़ रहे थे, तो उसके पास केवल एक ही काम था जो वह कर सकता था। उसने समूह से अलग होकर और गांव से भागते हुए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल जारी रखा। इस बीच रे बूढ़े आदमी का सामना करने में व्यस्त था। उसने अभी अभी बड़ी दरार खोलकर अपना तुरुप का पत्ता दिखाया था, लेकिन जानवर पहले ही मर चुका था। बूढ़े आदमी ने शिकायत की, इस जानवर को मारने के लिए इतनी ताकत क्या हो सकती है? रे फिर मरे हुए जानवर के शरीर के ऊपर से कूद गया और बूढ़े आदमी की तरफ देखा। अगर ये तुम्हारे पास सबसे अच्छा है, तो मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं है। अपनी हथेली खोलकर उसने एक और बड़ा आग का गोला बाहर निकाला।
हालांकि एक बार फिर बूढ़े आदमी ने एक दरार खोली, आग का गोला दरार में चला गया और फिर कहीं और ले जाया गया। अगर मैं तुम्हें दूर से नहीं हरा सकता तो मैं सीधे तुम्हारी तरफ आ जाऊंगा। रे बूढ़े आदमी की तरफ दौड़ा, लेकिन इससे पहले कि वह उसके पास पहुंच पाता, बूढ़े आदमी ने खुद ही एक दरार खोली और उसमें कदम रखते हुए उसे अपने पीछे बंद कर लिया। कहाँ गया? तभी रे को एक बार फिर से यह आकर्षक ऊर्जा महसूस हुई जो उसे अपने पीछे चल रही चीजों की ओर खींच रही थी। ये वही ऊर्जा थी जो उसे पहली बार इस क्षेत्र में ले गई थी। उसके पास बूढ़े आदमी का पीछा करने का समय नहीं था, उसे यह पता लगाना था कि पीछे क्या हो रहा है। जैसे ही रे गांव में पहुंचा, उसने देखा कि छात्र कुछ जानवरों से लड़ने में व्यस्त थे, लेकिन उनमें से अधिकांश अब गांव से भागकर जंगल में जा रहे थे। तभी रे ने वैन को देखा। तो यह वही है जो सारी ऊर्जा पैदा कर रहा है। अब मुझे समझ में आया कि वह पहले अपनी शक्तियों का उपयोग क्यों नहीं करना चाहता था। तभी काइतो ने खुद को जमीन से ऊपर उठाया। मैंने कर दिखाया, जादुई चक्र पूरा हो गया। छात्रों ने जयकारे लगाए और समूह बीच में इकट्ठा होने लगा। प्रोफेसर, हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो यहाँ से चलें। एक छात्र ने कहा। अभी नहीं। विन और रे का क्या होगा? मैक्स ने कहा। प्रोफेसर को एक कठिन निर्णय लेना पड़ा, लेकिन इस समय कई छात्रों के जीवन का सवाल उनके उद्धारकर्ता और वैन के विरुद्ध था। 1 मिनट, मैं उन्हें इतना ही दे सकता हूँ। प्रोफेसर के चेहरे पर भाव देखकर रे को समझ आ गया। वे उनके बिना ही जाने वाले थे। हालांकि रे अपने टेलीपोर्ट कौशल का उपयोग करने में सक्षम था, लेकिन वैन ऐसा नहीं कर सका। रे ने अपनी 2 उंगलियां मुंह में डालकर जोर से सीटी बजाई और नोअर को अपने पास बुलाया। वह उसकी पीठ पर चढ़ गया और तुरंत वैन की ओर आगे बढ़ा। उसकी अविश्वसनीय गति प्रभावशाली थी और वह अन्य सभी जानवरों से आगे निकलने में सफल रही और अब वैन के ठीक पीछे थी। फिर रे ने जमीन से वैन को उठाने के लिए नीचे उतरा। चलो, रे ने कहा। अब वे दोनों नोअर की पीठ पर सवार होकर गांव की ओर चल पड़े और सीधे जादुई घेरे की ओर बढ़ गए। वे यहाँ हैं। जल्दी से काइटो, जादुई चक्र को सक्रिय करो, ब्लिस ने कहा। फिर काइतो ने अपने हाथ जमीन पर रखे और कुछ शब्द बोलने लगा। जिस रोशनी का इस्तेमाल करके घेरा बनाया गया था, वह पहले से ज्यादा चमकने लगी। नोएर हवा में उछला और सुरक्षित रूप से घेरे में उतरा। लेकिन टेलीपोर्टेशन स्किल के पूरी तरह सक्रिय होने से ठीक पहले उनके सामने एक और दरार खुल गई और बूढ़ा आदमी बाहर निकल आया। मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। अध्याय 302 केवल 3। रोलान शहर के बाहर मीलों तक फैले मैदानी इलाकों में एक गिल्ड युद्ध चल रहा था। शहर को उस समय और जगह के बारे में बता दिया गया था जहां ये घटना घटित होगी। पूरे इलाके में अफवाह फैल गई थी कि यह अज्ञात अंडरडॉग गिल्ड और कुख्यात रेडविंग्स के बीच होगा। जब गिल्ड युद्ध के लिए समय और स्थान तय किया जाता था, तो रोलान की एक छोटी सेना मैच देखने के लिए पहरा देती थी। ऐसा सिर्फ इसलिए किया जाता था ताकि अगर मामला हाथ से निकल जाए और शहर के बहुत करीब आ जाए तो कोई भी राहगीर जो नहीं जानता कि क्या हो रहा है, उसे इलाके से बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन उस दिन ड्यूटी पर तैनात गार्ड, जिन्हें गिल्ड युद्ध पर नजर रखने के लिए कहा गया था, आश्चर्यचकित हो गए जब उन्होंने मैदान में केवल 3 लोगों को खड़ा देखा। अरे, वे वास्तव में सिर्फ 3 के साथ अंडरडॉग्स के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, है ना? मैंने सुना है कि रेडविंग्स का ठिकाना आइवरियन में है। ये रोलान से काफी दूर है, इसलिए उन्हें पहुंचने में कई दिन लगेंगे। तो फिर लड़ने के लिए क्यों राजी हुए? शहर क्यों नहीं छोड़ दिया? निश्चित रूप से इससे उनके गौरव को ठेस पहुंचेगी, लेकिन यह व्यर्थ मरने से बेहतर है। आमतौर पर, अगर 2 मजबूत गिल्ड एक दूसरे का सामना करते हैं, तो ऐसी स्थिति कभी नहीं होगी। भले ही उनका गिल्ड एक ही शहर में स्थित न हो, अगर एक गिल्ड शहर में कुछ सदस्यों को पूरी तरह से मार देता है और उन पर हावी हो जाता है, तो ये दोनों गिल्ड के बीच एक पूर्ण युद्ध का कारण बन जाएगा। वे बदला लेंगे और अपने सभी सदस्यों को उनके खिलाफ लड़ने के लिए भेज देंगे। हालांकि अंडरडॉग्स ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि वे रेडविंग्स की अफवाहों पर विश्वास नहीं करते थे। यह असंभव लग रहा था कि एक नवगठित गिल्ड इतनी जल्दी सत्ता में आ पाएगा। ये बात समझ में नहीं आई कि कोई भी व्यक्ति प्रतिष्ठित संगठन के बजाय किसी अज्ञात संगठन के बैनर तले क्यों जाना चाहेगा। तभी रोलान शहर की ओर से लगभग 100 सदस्य मार्च करते हुए आए और रेडविंग्स के सामने आ गए। मैं यह नहीं देख सकता, उनका वध कर दिया जाएगा। लेकिन अगली चीज जो उन्होंने देखी, उसने उन्हें खुद को चुटकी काटने पर मजबूर कर दिया कि कहीं वे सपना तो नहीं देख रहे हैं। बाकी 2 के सामने खड़ी महिला ने अपना धनुष निकाला और सीधे 100 आदमियों पर निशाना साधा। उन्हें पकड़ो, ऑसबॉर्न चिल्लाया। लगभग 100 आदमी जैक और माथा की ओर दौड़े।
मैं उन्हें तुम्हारे पास छोड़ दूंगी, माथा ने कहा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान लगाने लगी। तभी अचानक उसकी पीठ पर झुनझुनी सी महसूस हुई। उसके दोनों तरफ से पंख उगने लगे और वह सेना के ऊपर आसमान में उड़ गई। एक देवदूत, पहरेदारों ने आश्चर्य से देखते हुए कहा। अब आसमान में माथा पूरे मैदान को स्पष्ट रूप से देख पा रही थी। वह लगातार उन पर निशाना साधते हुए तीर चला रही थी जो परेशानी का सबब बन सकते थे। लेकिन बाकी दो का क्या, उन्हें तो जमीन पर ही छोड़ दिया गया है। हालांकि उसे चोट नहीं लगेगी, लेकिन बाकी दो को लगेगी। अगली चीज जो उन्होंने देखी वह पिछली चीज से भी ज्यादा अजीब थी। जैक सीधे आगे की ओर भागा और खुद सेना से टकराने का इरादा किया। वह पागल है, वह मर जाएगा। अब जैक के पास अपनी भरोसेमंद तलवार नहीं थी, अब वह केवल अपने हाथों और अपने वेयरवुल्फ रूप पर भरोसा कर सकता था। वह चारों पैरों पर दौड़ने लगा और उसका शरीर धीरे धीरे बदलने लगा और आखिरकार वह अब चांदी के फर वाला वेयरवुल्फ बन गया। आगे भाग रहा समूह थोड़ा रुक गया क्योंकि उन्होंने एक आदमी को जानवर में बदलते देखा। क्या ये छाया जादू है? ऐसा अवश्य होगा, मनुष्य ऐसी चीज में बदलने में सक्षम है। उसे मार डालो, छाया जानवर को मार डालो। जैक पूरी ताकत से दौड़ता हुआ आया और सेना पर भाले की तरह वार करने लगा। अंडरडॉग के सदस्य हवा में उड़ गए। उन्होंने अपने हथियारों से जानवर पर हमला किया, उसे काट डाला, लेकिन वे एक भी घाव नहीं कर पाए। जैक वहां एक भेड़िए की तरह खड़ा होकर अंडरडॉग के गिल्ड लीडर ऑसबॉर्न को घूर रहा था। एरक्रोमिंग ग्रोव यू ईयर, जैक ने गुर्राते हुए कहा। मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ। गिल्ड के कुछ सदस्यों ने वेयरवुल्फ की ताकत को देखकर उसके साथ टकराव से बचने का फैसला किया और इसके बजाय जैक के चारों ओर चले गए। माथा आसमान में बहुत ऊपर थी और केवल कुछ तीरंदाज और दूर दूर तक मार करने वाले हथियार ही उसके खिलाफ जाने की कोशिश कर सकते थे। इसका मतलब ये था कि उनका एकमात्र लक्ष्य लेनी था। अरे, तुम बेवकूफ क्या कर रहे हो? लेनी ने कहा। मैं रेडविंग्स का हिस्सा नहीं हूँ, मैं तो बस उन्हें ठीक करने के लिए यहाँ हूँ। लेकिन दलितों ने उसकी बातों की परवाह नहीं की। अरे, लेनी ने दूर खड़े गार्डों की ओर हाथ हिलाया। क्या तुम यह नहीं देख सकते, वे एक निर्दोष नागरिक पर हमला कर रहे हैं। वह बूढ़ा आदमी क्या कर रहा है? गार्ड ने पूछा। मुझे नहीं पता कि वह इतनी दूर है कि उसे सुना नहीं जा सकता। क्या आपको लगता है कि वह मदद के लिए पुकार रहा होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह स्वेच्छा से युद्ध के मैदान के इतने करीब क्यों जाएगा? गार्डों की ओर से कोई मदद न मिलने तथा गिल्ड सदस्यों के करीब आने के कारण लेनी के पास कोई विकल्प नहीं था। तुम बेवकूफ लोग बस दूर रहो। लेनी ने फिर अपनी मुट्ठी को जादू से ढक लिया और अपने सबसे नजदीकी आदमी को इतना मारा कि वह हवा में उड़ गया। ये लोग कौन हैं? ये सब राक्षस हैं। पहरेदारों ने लड़ाई को चलते हुए देखकर सोचा। जैक जो अब ऑसबॉर्न के सामने खड़ा था, अब उससे भी बड़ा हो गया था। एक इंसान के तौर पर जैक को आकार में बड़ा माना जाता था, लेकिन ऑसबॉर्न उससे भी बड़ा था। लेकिन अब जब जैक ने अपना रूप बदल लिया था, तो वह ऑसबॉर्न से भी बड़ा हो गया था। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे जैसे बदबूदार कुत्ते से डरता हूँ? ऑसबॉर्न चिल्लाया। मैंने तुम्हारे जैसे कई भेड़ियों को मारा है। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे गले में क्या है? उसने अपना बड़ा डंडा उठाया और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसे जैक की ओर पटक दिया। जैक ने फिर अपना हाथ उठाया और डंडा पकड़ लिया। बल इतना जोरदार था कि उसके नीचे की जमीन फट गई और उसका पैर अंदर धंस गया, लेकिन फिर जैक ने अपनी मुट्ठी भींची और डंडा टुकड़े टुकड़े हो गया। थजारिसाए रैक्राबैक फ्रोर रिलास्टिरम, जैक ने कहा और उसने क्लब को रास्ते से हटा दिया और अपने दो पंजे ऑसबॉर्न की छाती पर छोड़े। एक बड़ा एक्स आकार का कट निशान दिखाई दिया और खून बह रहा था। फिर वह जमीन पर गिर गया, एक ही वार से पराजित हो गया। देख रहे गार्डों को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। हालांकि अभी भी अंडरडॉग गिल्ड के कई सदस्य मैदान में थे। अब जबकि उनका नेता पराजित हो चुका था, वे धीरे धीरे अपने हथियार रख रहे थे और आत्मसमर्पण कर रहे थे। संपूर्ण अंडरडॉग गिल्ड रेडविंग्स के केवल 3 सदस्यों से हार गया था। माथा जो हवा में थी, वह नीचे आ गई थी क्योंकि उसने देखा कि लड़ाई कम होने लगी थी। अभी भी कुछ उग्र सदस्य थे जो लड़ाई जारी रखना चाहते थे, लेकिन लेनी अब इस बात से नाराज थी कि उन्होंने उसे इसमें शामिल कर लिया और जैक ने उनमें से लगभग सभी को खत्म कर दिया था। बाकी सदस्यों ने अपने हथियार डाल दिए और उनके सामने झुक गए। हमें खेद है, कृपया हमें मुक्त कर दें। आप जानवर क्रिस्टल रख सकते हैं, हमें इसमें कोई समस्या नहीं है और हम आपको उन सभी खोजों के लिए भुगतान करेंगे जो आपने पिछले कुछ दिनों में छोड़ दी हैं। तब माथा ने सभी झुके हुए लोगों की ओर देखा और पाया कि रिक, वह व्यक्ति जिसने सबसे पहले ये सब गड़बड़ की थी, उनमें से एक था।
आप जाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन केवल इस शर्त पर कि आप उसे हमें सौंप देंगे। माथा ने रिक की ओर इशारा करते हुए कहा। हालांकि इससे पहले कि रिक शिकायत करने के लिए खड़ा हो पाता, जहां गिल्ड युद्ध हुआ था और जहां हर कोई खड़ा था, वहां एक बड़ा जादुई घेरा दिखाई दिया। अध्याय 303 आपसे भी ज्यादा डरावना। जैसे ही जैक और माथा अंडरडॉग गिल्ड के सदस्यों से बात करने वाले थे, अचानक उनके नीचे एक बड़ा सफेद घेरा बन गया। पूरा इलाका रोशन होने लगा और उनके आसपास के लोग घबरा गए। क्या ये तुम्हारा काम है? अंडरडॉग गिल्ड के सदस्यों में से एक ने कहा। नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं है, जैक ने जवाब दिया। लेनी ने सबसे पहले देखा कि क्या हो रहा था। जैसे ही चारों ओर की लाइटें एक गोलाकार आकृति बनाने लगी, उसने अंदर के सभी प्रतीकों को पढ़ना शुरू कर दिया। सभी लोग घेरे से बाहर निकल जाएं, यह एक टेलीपोर्टेशन घेरा है, कुछ बड़ा होने वाला है, लेनी चिल्लाया। उसके आदेश पर सभी घेरे से बाहर भागे और नीचे गार्ड की ओर भागे जो स्टैंड बाय पर खड़े थे। हर कोई उत्सुकता से इंतजार कर रहा था कि क्या होने वाला है। उसी समय कई आकृतियां दिखाई दे रही थीं और पीछे एक बड़ा सा भेड़िया भी था। यह एक जानवर है, एक बड़ा शक्तिशाली जानवर, गार्ड ने कहा। लोगों, हमला करने के लिए तैयार हो जाओ। लगभग 30 सैनिकों की छोटी सेना ने अपनी तलवारें निकाल ली। क्या ये नोअर नहीं है? जैक ने कहा। हाँ, और रे भी इसके ऊपर है। वे यहाँ क्या कर रहे हैं? माथा ने कहा। जैसे ही सेना आगे बढ़ने वाली थी, माथा उनके सामने आ खड़ी हुई। रुको, वह जानवर और मनुष्य रेडविंग्स का हिस्सा हैं। लोगों ने आगे बढ़ना बंद कर दिया और जो लोग वहां आए थे, उनकी तरफ देखा और पाया कि रोलांड के कई छात्र थे। उनमें से हर कोई या तो घायल था या दूसरे जानवरों के खून से सना हुआ था। जैसे ही छात्रों ने साफ नीला आसमान और दूर से रोलांड शहर को देखा, उनके चेहरे पर खुशी और मुस्कान दिखने लगी। हमने कर दिखाया, हम अंततः वापस आ गए, एक छात्र चिल्लाया, लेकिन तभी उसे अपनी गर्दन के पीछे तेज दर्द महसूस हुआ। छात्र जमीन पर गिर गया और उसके ऊपर एक छोटे कुत्ते के आकार का एक बड़ा मकड़ी दिखाई दिया। सब लोग गार्ड के पास भागो, यहाँ से निकल जाओ, स्प्रिंगगेट चिल्लाया। छात्रों के समूह के पीछे बूढ़ा आदमी खड़ा था, उसके पास तो काली दरारें थीं। उनमें से सैकड़ों की संख्या में जीव पहले ही निकल रहे थे। चूंकि युद्ध का मैदान शूरवीरों की जगह से काफी दूर था, इसलिए वे यह नहीं देख पा रहे थे कि क्या हो रहा है, लेकिन वे केवल चीखें ही सुन पा रहे थे। हालांकि अब माथा के पास हॉपीज की शक्ति थी और वह काफी दूर तक देख सकती थी। उसने दरार से छाया जीवों को निकलते देखा। छात्रों पर हमला हो रहा है, हमें उनकी और रे की मदद करनी है, माथा ने कहा। फिर उसने तुरंत अपने पंखों को शक्ति दी और एक बार फिर आकाश में उड़ गई। इसके बाद जैक पीछे खड़े कमजोर सदस्यों की ओर मुड़ा। आओ, तुम लोग मेरे साथ आओ। क्या तुम पागल हो क्या? हम कुछ बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालेंगे, रिक ने कहा। जैक हंसने लगा। क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुमने पहले क्या कहा था? तुमने आत्मसमर्पण कर दिया है। खैर, अब तुम्हारा जीवन रेडविंग्स का है और यदि तुम उनसे लड़ना नहीं चाहते हो, तो तुम मेरे खिलाफ जाओगे। छाया महाद्वीप छोड़ने से पहले रे ने बूढ़े आदमी को देखा था, लेकिन वह समय पर दूसरों को चेतावनी देने में असमर्थ था। वह केवल इतना कर सकता था कि नोअर को वैन को दूर ले जाने के लिए कहे। नोअर, उसे वापस शहर ले जाओ, रे ने कहा। इस पर मेरा विश्वास करो, उसके बाद तुम शहर में सुरक्षित रहोगे। हो सकता है कि गार्ड उससे डरते हों, इसलिए वे उसे अंदर नहीं आने देंगे, लेकिन जब तक तुम उन्हें बताओगे कि तुम कौन हो, वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? वैन ने उलझन में कहा। अपनी माँ से कहो कि मैंने अपना मिशन पूरा कर लिया है। नोअर फिर शहर की ओर भाग गया, जबकि वैन के मन में एक ही विचार रह गया। क्या वह जानता है कि मैं वास्तव में कौन हूँ, और वे लोग रेडविंग्स कौन हैं? जैसे जैसे समूह मैदान में दौड़ता गया, उन्होंने अपने पीछे के जीवों पर अपना जादू चलाने की कोशिश की, लेकिन वे पहले ही अपनी सारी जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर चुके थे। ब्लेक सभी छात्रों के सामने था, जो भी उसके रास्ते में आता उसे धक्का दे रहा था। हटो, क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? ब्लेक चिल्लाया। मेरी जान तुम्हारी जान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर तुम साम्राज्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते हो तो मेरे रास्ते से हट जाओ, और अगर तुम मेरे सामने भागते हो तो देखो क्या होता है। ब्लिस, मैक्स, नोरा और काइटो दोनों प्रोफेसरों फ्लिन और स्प्रिंगगेट के साथ मिलकर रहते थे। ये ही एकमात्र ऐसे लोग थे जिनके पास जादुई शक्ति थी और जो छात्रों को पकड़ने वाले जानवरों से बच सकते थे। उन्होंने धीमा होने का फैसला किया ताकि वे उनका पीछा कर रहे जीवों पर हमला कर सकें। हालांकि छाया महाद्वीप की तरह बहुत सारे मकड़ियां
शिकारी कुत्ते और सफेद बालों वाले बंदर उनकी ओर आ रहे थे। तभी कुछ बंदर हवा में उछले और सीधे ब्लिस की ओर बढ़े। उसने एक और ऊर्जा गेंद दागने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन कुछ भी नहीं निकला। उसका मैना समाप्त हो गया था। नहीं ब्लिस, मैक्स चिल्लाया और उसने हाथ बढ़ाकर पानी की धार फेंकी, लेकिन वह भी बहुत कमजोर था। पानी की धार हवा में वाष्पित होने से पहले केवल थोड़ी दूरी तय कर पाई। तभी ऊपर से एक तीर आया और बंदर के सिर पर लगा, जिससे वह एक ही झटके में मर गया। ब्लिस ने जब ऊपर देखा तो उसे आसमान में एक आकृति दिखाई दी जिसके हाथ में पंखों वाला धनुष था। वह कौन है? ब्लिस ने पूछा। इसके बाद कई और तीर गिरे और एक ही वार में सभी जानवर मारे गए। हालांकि माथा अब हवा में थक चुकी थी और उसने नीचे आकर समूह के सामने उतरने का फैसला किया। क्या आप लोग ठीक हैं? माथा ने पूछा। स्प्रिंगेट ने कहा, मेरे छात्रों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। तभी काइटो ने माथा की जांघ पर एक निशान देखा। तुम रेडविंग्स से हो? काइटो ने निशान की ओर इशारा करते हुए कहा। लेकिन समूह को चौंकने का समय नहीं मिला, क्योंकि जीवों की एक और लहर उनकी ओर बढ़ रही थी। जब उन्होंने सामने छात्रों को देखा तो उन्हें लगा कि वे पहले ही उस क्षेत्र में पहुंच चुके थे जहां गार्ड तैनात थे, लेकिन फिर उन्होंने लोगों के एक छोटे समूह को अपनी ओर बढ़ते देखा। और आगे उनका नेतृत्व कर रहा था जैक। उन सभी जानवरों को मार डालो, जैक ने कहा। यदि कोई मजबूत जानवर है जिससे तुम नहीं निपट सकते, तो मुझे बुलाओ। अंडरडॉग के सदस्य 40 के करीब थे। वे सभी काफी ताकतवर भी थे। वे ब्लिस और अन्य लोगों को पीछे छोड़कर सीधे जीवों के समूह की ओर भागे। अब एक बार फिर से लड़ाई हो रही थी। ये सब देख रहा बूढ़ा आदमी गुस्से में था। ये सभी लोग कहां से आए हैं? क्या इन्हें अपनी जान का डर नहीं है? रे फिर आगे बढ़ा और बूढ़े आदमी की ओर चला। उसने माथा जैक को यहाँ देखा था। किसी भी कारण से वह नहीं जानता था कि क्यों, लेकिन वह जानता था कि वह निम्न स्तर के जानवरों से निपटने के लिए उन पर भरोसा कर सकता है, क्योंकि आपके सामने इससे भी अधिक डरावनी चीज खड़ी है। अध्याय 304 ग्रैंड मैच विच। जब जैक ने अंडरडॉग गिल्ड का नेतृत्व करते हुए अन्य प्राणियों से मुकाबला किया, तो इससे माथा को ब्लिस और अन्य लोगों को गार्डों के पास ले जाने के लिए पर्याप्त समय मिल गया, जो अभी भी थोड़ा पीछे थे और अन्य छात्रों के साथ थे। अन्य छात्र आराम कर रहे थे। कुछ को गार्डों द्वारा साफ किया जा रहा था और कुछ के घावों का उपचार किया जा रहा था। मैं जाकर देखूंगा कि क्या मैं अधिक से अधिक लोगों की मदद कर सकता हूँ, फ्लिन ने कहा और उन्होंने खुद को समूह से अलग कर लिया तथा छात्रों की देखभाल करने लगे। जैसे ही समूह अन्य छात्रों के साथ जुड़ गया, प्रोफेसर स्प्रिंगेट एक परिचित चेहरा देखकर आश्चर्यचकित हो गईं। शिक्षक, उन्होंने बड़े आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा। बहुत समय हो गया, लेनी ने जवाब दिया। जबकि माथा और जैक उन जीवों से लड़ने में व्यस्त थे, लेनी ने वापस जाकर उन छात्रों पर नजर डालने का निर्णय लिया जो गार्डों के साथ शामिल हो गए थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? स्प्रिंगेट ने पूछा। मैं तुम्हें सालों से ढूंढ रहा हूँ और अचानक तुम यहाँ आ गए। यह एक लंबी कहानी है, लेनी ने कहा। शायद जब ये सब हो जाएगा तो मैं तुम्हें इसके बारे में बता पाऊंगा, लेकिन संक्षेप में यह है कि मुझे अभी के लिए रेडविंग्स गिल्ड द्वारा काम पर रखा गया है। तो मैं सही था, काइटो ने कहा। ये वास्तव में रेडविंग्स का चिन्हांकन था। मैंने उस लड़के को भी देखा जो उस सेना का नेतृत्व कर रहा था और हमें बचाने के लिए आया था। क्या वे सभी लोग रेडविंग्स का हिस्सा हैं जिनसे वे लड़ रहे हैं? क्या वे यहाँ रोलांड में हैं? काइटो ने उत्साहित होकर कहा। नहीं, दुर्भाग्यवश या सौभाग्य से तुमने हमें गिल्ड युद्ध के बीच में पकड़ लिया, माथा ने जवाब दिया। लाल पंखों का हिस्सा सिर्फ मैं और वह लड़का है जिसे तुमने पहले देखा था। रे के बारे में क्या? उसने कहा कि वह भी सदस्य है। काइटो ने पूछा। माथा इस बात को लेकर अनिश्चित थी कि उसे कितना बताना चाहिए, लेकिन उसने सोचा कि थोड़ी बहुत जानकारी देने से कोई नुकसान नहीं होगा। रे भी रेडविंग्स का सदस्य है। वास्तव में वह हमसे एक रैंक ऊपर है। अब काइटो को समझ में आ गया कि रे इतना शक्तिशाली क्यों था। स्प्रिंगेट ने उन तीनों को देखा और पाया कि वे सभी शक्तिशाली थे, लेकिन उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने कम उम्र के बच्चों को इतनी शक्ति कैसे मिल सकती है। आखिर रेडविंग्स कौन थी कि उनके पास उनकी मदद करने के लिए उसकी शिक्षिका भी थी, जिसकी तलाश वह सालों से कर रही थी। छात्रों के बारे में क्या रिपोर्ट है? माथा ने पूछा। ऐसा नहीं लगता कि वे ज्यादा मदद करेंगे। क्या हम उन्हें वहां से हटा सकते हैं? लेनी ने छात्रों की ओर देखा तो पाया कि उनमें से अधिकांश फर्श पर गिरे पड़े थे। मैंने उनमें से कुछ की जांच की, लेकिन ऐसा लगता है कि उनमें से लगभग सभी को मैना बीमारी हो गई है। उन्होंने बस अपनी शक्ति का बहुत अधिक उपयोग किया है और अपनी सीमा से आगे निकल गए हैं।
मुझे आश्चर्य है कि वे इतने लंबे समय तक टिके रहने में सक्षम थे, लेकिन वे अभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। शायद शूरवीर उन्हें वापस ले जाने में सक्षम होंगे। मुझे नहीं लगता कि यह एक अच्छा विचार है, स्प्रिंगेट ने कहा। ऐसा लगता है कि ये जीव कमजोर लोगों को निशाना बनाते हैं। अगर वे किसी को भागने की कोशिश करते हुए देखते हैं, तो वे अपने सामने के लोगों को अनदेखा करना शुरू कर देते हैं और छात्रों के पीछे पड़ जाते हैं। जब हमने उन्हें छाया महाद्वीप में वापस सोचा, तो भी यही हुआ। छाया महाद्वीप, लेनी ने अपनी आंखें चौड़ी करके कहा। इसके बाद स्प्रिंगेट और अन्य लोगों ने बताया कि क्या हुआ था। उन्हें रोलांड में टेलीपोर्ट किया गया था। वे इस समय कहाँ थे और रे ने उन्हें कैसे बचाया था? रे को भी उनके साथ टेलीपोर्ट कर दिया गया होगा, और उसने अभी के लिए अपना भेष उतार देने का निर्णय कर लिया होगा। माथा ने सोचा। काइतो ने कहा, मैं टेलीपोर्टेशन सर्किल के लिए सटीक स्थान बताने में असमर्थ था। मैं केवल एक निश्चित क्षेत्र में ही हमें ले जा सकता था और साथ ही मुझे ये भी सुनिश्चित करना था कि यह खुले मैदान में हो। यह आपका काम था? लेनी ने पूछा। मुझे कहना चाहिए कि मैं प्रभावित हूँ। आप जैसे युवा व्यक्ति ने इतनी प्रभावशाली संरचना तैयार की है। तभी एक गार्ड उनकी बातचीत में बाधा डालने के लिए समूह के पास आया। प्रोफेसर स्प्रिंगेट, सभी छात्रों को आपातकालीन देखभाल प्रदान की गई है और हम उन्हें स्थानांतरित करने के लिए तैयार हैं। अभी छात्रों की सुरक्षा करो, स्प्रिंगेट ने आदेश दिया, और रोलांड से संपर्क करो। टावर मास्टरों में से किसी एक को तुरंत यहाँ आने को कहो। कहो कि एक शेडो गार्ड सदस्य यहाँ है। ये शब्द सुनते ही गार्ड के चेहरे का भाव उतर गया। छाया रक्षक, यह एक आपातकालीन स्थिति है, हमें उन्हें तुरंत सूचित करना चाहिए, आदमी ने कहा, और वह घबरा कर भाग गया। मुझे पता होना चाहिए था, लेनी ने कहा। जो दरारें दिख रही हैं, उन्हें देखते हुए ऐसा लगता है कि यह महान जादूगर विज का काम है। एक जादूगर जो मुझसे भी बड़ा है। ऐसी अफवाहें थी कि वह दूसरी तरफ चला गया है और मुझे ये सुनकर दुख हुआ कि यह सच है। गुरुजी, क्या कोई तरीका है जिससे हम पोर्टल्स को रोक सकें? स्प्रिंगेट ने पूछा। मुझे डर है कि नहीं। एकमात्र तरीका स्रोत से छुटकारा पाना है जो स्वयं जादूगर है। क्या आप जानते हैं कि अभी उसका सामना कौन कर रहा है? ये रेडविंग सदस्य रे है। तभी, जहां समूह बात कर रहा था, उसके ठीक बगल में एक दरार दिखाई दी और रे उसमें से निकलकर जमीन पर गिर पड़ा। लानत है, रे ने फर्श पर गिरते हुए कहा। वह मुझे अपने करीब नहीं आने देता। हर बार जब मैं हमला करने जाता हूँ, तो वह दरार पैदा कर देता है। फिर उसने अपने चारों ओर देखा और देखा कि माथा और अन्य लोग भी वहां थे। लेनी, ये दरारें वास्तव में क्या हैं? रे ने पूछा। वे पोर्टल की तरह ही काम करते हैं, केवल अधिक स्थायी होते हैं। इसे एक सुरंग के रूप में सोचें, जिसमें एक प्रवेश द्वार है और फिर दूसरी ओर कहीं निकास द्वार है। रे ने फिर उन द्वारों की ओर देखा जहां से जानवर निकल रहे थे। अगर मैं उस पर हमला नहीं कर सकता, तो मुझे उसके सभी पालतू जानवरों से छुटकारा पाना होगा। अध्याय 305। मैं राजकुमार हूँ। एक बड़े भेड़िए के ऊपर सवार एक लड़का दिखाई दे रहा था, लेकिन वह कोई लड़का नहीं था, वह वेन था। रे ने उसे युद्ध स्थल से भागने का काम सौंपा, लेकिन उसके पास वहां से जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वेन को बहुत ज्यादा दोषी महसूस हो रहा था। अभी वहां लड़ने वाले सभी लोग, जो छात्र घायल हुए थे, जो छात्र मर भी गए थे, ये सब उसकी वजह से हुआ था। हालांकि अभी उसके पास उन सभी को बचाने का मौका था। आओ लड़की, वेन ने कहा, चलो घर चलें। अब जब शहर नजर आने लगा तो नोर ने अपनी गति और भी बढ़ा दी और अंततः गार्डों ने उसे देख लिया। एक जानवर शहर की ओर आ रहा है, गोले सक्रिय करो, एक गार्ड चिल्लाया। तभी ऊपर तैरते हुए गोले उन दोनों की ओर आने लगे। तुम मुझे यहीं छोड़ सकती हो, बाकी काम मैं कर लूंगा, वेन ने कहा। लेकिन रुकने या धीमा होने के बजाय नोर ने और भी अधिक गति बढ़ाने का निर्णय लिया। रुको, गोले तुम्हें मार देंगे, मुझे यहीं छोड़ दो। वह अब पूरी यात्रा से भी अधिक तेजी से आगे बढ़ रही थी, जैसे उसे उम्मीद थी कि ऐसा कुछ होगा। अपनी ऊर्जा को अंतिम चरण के लिए बचाकर रख रही थी। गोलाकार गोले आगे बढ़ने लगे और जैसे ही वे उसके करीब पहुंचे, उनमें चमक आनी शुरू हो गई। फिर जब वह हमले की सीमा के भीतर आ गए, जैप, बिजली का एक छोटा सा गोला तेजी से बाहर आया। नोर ने हमले से बचने के लिए छलांग लगाने में कामयाब रहा, लेकिन फिर और अधिक गेंदें आगे आने लगी और ओर्ब से और अधिक बिजली के बोल्ट बाहर निकलने लगे। नोयर प्रत्येक हमले से बचने में अच्छा प्रदर्शन कर रहा था। मैंने कभी किसी जानवर को इतनी तेज गति से नहीं देखा। क्या वह दीवार तक पहुंच पाएगा? एक गार्ड ने नेता ने कहा। यहाँ रहते हुए मैंने कभी किसी जानवर को दीवार तक पहुंचते नहीं देखा। नोर बिजली के चमकने का इंतजार करता रहा,
लेकिन हर बार वे और करीब आ जाते, इतना करीब कि वैन अब उनसे निकलती गर्मी को महसूस कर सकता था। हालांकि बिना यह महसूस किए कि गोलाकार वस्तुएं उसे घेर चुकी थीं और अब पीछे भी थीं। वह आगे के वार से बचने के लिए एक बार फिर कूदी, लेकिन फिर पीछे के पैर पर वार हुआ। वह दर्द से चिल्लाए और तुरंत फर्श पर गिर पड़ी। नेता ने कहा, मैंने तुमसे क्या कहा था? बिजली के सभी बोल्टों ने अब नोअर को घेर लिया था और एक और बोल्ट ने उसे फिर से झटका दिया और इसके साथ ही दर्द की एक और चीख आई। बंद करो, वेन चिल्लाया। वह बस मदद करने की कोशिश कर रही थी। वेन उछलने कूदने लगा और दीवार पर खड़े गार्डों की ओर हाथ हिलाने लगा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वे अभी भी काफी दूर थे और जब तक वे क्रिस्टल स्कोप का उपयोग नहीं करेंगे, वे उसे नहीं देख पाएंगे। आवारा जानवर अक्सर समय समय पर जंगल से बाहर निकलते और शहर पर हमला करने की कोशिश करते। पहरेदार आमतौर पर एक भी जानवर के लिए दूरबीन का इस्तेमाल करने की जहमत नहीं उठाते, जैसा कि पहले के हॉपीज के झुंड के साथ होता था। ऑर्ब्स को केवल जानवरों पर हमला करने के लिए प्रोग्राम किया गया था और मनुष्य रडार से पूरी तरह से बाहर थे। युद्ध के समय में उन्हें एक जादुई चक्र के साथ पुनः प्रोग्राम किया जा सकता था, लेकिन अभी ये केवल जानवरों के लिए डिजाइन किया गया था, इसलिए वेन पूरी तरह से सुरक्षित रहा। कई गोले अब करीब आ रहे थे और जल्द ही नोअर जलकर राख हो जाएगा। आपने मदद करने की कोशिश की और अब मुझे आपकी मदद करनी होगी। वेन फिर नोअर के बगल में खड़ा हो गया और अपने दोनों हाथ आगे करके अगली बिजली गिरने का इंतजार करने लगा। जैसे ही बिजली आई, उसने अपने हाथों को एक खास हरकत में हिलाया और उसी समय बिजली का झटका भी उसके साथ चला गया और जानवर से दूर चला गया। प्रत्येक प्रहार के साथ वैन ने प्रतिक्रिया में अपना हाथ हिलाया और बिजली को एक अलग दिशा में मोड़ दिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि उनमें से कोई भी नोअर को न छुए। उसे अपनी क्षमताओं का उपयोग किए हुए काफी समय हो गया था और यह जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक थकाऊ था। उसे नहीं पता था कि वह इसे कितने समय तक जारी रख सकता है। सर, इस पर गौर करें, ऐसा लगता है कि बिजली अब भेड़िए पर हमला नहीं कर रही है। गार्ड ने कहा, स्कोप से देखो और देखो क्या हो रहा है। जैसे ही उन्होंने दूरबीन को सक्रिय किया और उसे जमीन पर पड़े भेड़िए की दिशा में निर्देशित किया, तो उन्होंने देखा कि एक छात्र सभी वारों को उस जानवर से दूर कर रहा था। जल्दी से गोले को वापस बुलाओ, वह रोलान का एक छात्र है। ये लापता छात्रों में से एक हो सकता है, नेता चिल्लाया। उन्होंने जैसा काम सौंपा गया था वैसा ही किया और गोले वापस खींच लिए गए। आखिरकार वेन कुछ पलों के लिए आराम कर सका। शहर की दीवारों से गार्ड अपने हथियार लेकर बाहर भागे, ताकि अगर जानवर दुश्मनी करे तो वे उसे पकड़ सकें। जैसे ही गार्ड उसके पास पहुंचे, वेन ने बिना समय गंवाए अपने ब्लेजर शर्ट के नीचे हाथ डाला और एक धातु का बैज निकाला। ये राजसी शान का प्रतीक है। मैं, अलियूर राज्य का राजकुमार वान, मांग करता हूँ कि मुझे रानी से मिलवाया जाए। शिखा को देखते ही पहरेदारों ने तुरंत सिर झुका लिया। महाराज, हमें खेद है कि हमें पता नहीं चला कि यह आप ही थे। इसके बाद वैन ने गार्ड को रानी से मिलने का आदेश दिया। जबकि नोअर को अस्पताल में ले जाया जाना था, जहां उसे आराम करना था और उनके शीर्ष पशु चिकित्सक द्वारा उसका इलाज किया जाना था। दीवार पर थोड़ी देर तक अंदर प्रतीक्षा करने के बाद एक गाड़ी आए और उसमें से रानी को सफेद वस्त्र पहने दो पुरुषों के साथ बाहर निकाला गया। वह शहर की दीवार के अंदर गई और एक कमरे में वेन धैर्यपूर्वक एक मेज पर इंतजार कर रहा था। उसके सामने गार्ड द्वारा तैयार किया गया खाना रखा था, लेकिन उसने एक भी निवाला नहीं खाया था। वेन, मुझे बहुत खुशी है कि तुम सुरक्षित हो। मैंने सुना था कि तुम लापता हो और मुझे बहुत बुरा होने की आशंका थी। तुम्हारी कक्षा के गायब होने के बाद से पूरी अकादमी में हंगामा मचा हुआ है। उसके बारे में वेन ने फिर जल्दी से समझाया कि सभी छात्रों के साथ क्या हुआ था और कैसे उन्हें छाया महाद्वीप में टेलीपोर्ट किया गया था। यह एक भयावह कहानी थी और रानी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने जो कुछ सुना था। बहुत देर तक उसने सोचा कि अगर वेन कहीं सुरक्षित है तो वह रोलान के अंदर होगा, लेकिन वह गलत थी। मैं आपके कहे अनुसार कार्य करूंगा और तुरंत टावर मास्टरों में से किसी एक से सहायता मांगूंगा। जैसे ही रानी जाने लगी, वॉन ने उन्हें रोककर एक और प्रश्न पूछा। माँ, जिस व्यक्ति ने मुझे बचाया और यहाँ भेजा, उसने आपसे कहा कि वह अपना मिशन पूरा कर चुका है। ये लड़का कैसा दिखता है? उसने पूछा। उसके बाल लाल रंग के थे और चेहरे पर हमेशा तनाव बना रहता था। वह मुझसे थोड़ा छोटा था। तब रानी मुस्कुराई। और रोलान कैसा है? इस झंझट से पहले क्या तुमने कोई दोस्त बनाया था? उसने सोचा कि जिस स्थिति में वे थे, उसे देखते हुए यह एक अजीब सवाल था। लेकिन फिर वह सोचने लगा कि नैस ने कितनी बार उससे बात करने की कोशिश की थी,
कैसे मैक्स हमेशा उससे बात करते समय उत्साहित और प्रसन्न रहता था और यहाँ तक कि ब्लिस ने भी कई अवसरों पर उसका उत्साहवर्धन किया था और उसकी रक्षा की थी। विन मुस्कुराया। हाँ, मैंने कुछ अच्छे दोस्त बना लिए हैं। तब तो ऐसा लगता है कि उसने सचमुच अपना मिशन पूरा कर लिया। अध्याय 306। दूसरी ओर अंडरडॉग गिल्ड के सदस्य लड़ाई के मामले में अनुभवी थे। हालांकि जैक और माथा के सामने उनका कोई मौका नहीं था, लेकिन जानवरों के खिलाफ ऐसा नहीं कहा जा सकता था। जानवर ज्यादातर बुनियादी स्तर के जीव थे जो छाया द्वारा संचालित थे, लेकिन फिर भी गिल्ड के लिए इससे निपटना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। उन्होंने अतीत में एक साथ ज्यादा मजबूत जीवों के बारे में सोचा था। एकमात्र समस्या जानवरों की बहुत ज्यादा संख्या थी। जैसे ही उन्होंने एक को हटाया, ऐसा लगा जैसे दो और ने उसकी जगह ले ली है। मुझे नहीं पता कि मैं इसे और कितने समय तक जारी रख पाऊंगा, एक सदस्य ने कहा। तभी एक मकड़ी उसके चेहरे की ओर कूदती हुई आई। जैसे ही उसने सांस लेने के लिए 1 सेकंड का समय लिया, फिर भी इससे पहले कि वह हमला कर पाती, एक ढाल आए और मकड़ी को दूर धकेल दिया। अरे यार, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वह हमें लड़वा रहा है। वह आदमी वेयरवुल्फ में क्यों नहीं बदल जाता और उनसे छुटकारा क्यों नहीं पा लेता? रिक ने शिकायत की। जैक ने अंडरडॉग्स को कमांड करना जारी रखा, जबकि समूह में थोड़े मजबूत जानवरों के लिए जा रहा था। सच्चाई ये थी कि जैक ने अपने नेता ऑसबॉर्न के खिलाफ लड़ने में अपनी अधिकांश ऊर्जा पहले ही खर्च कर दी थी। जब भी वह रूपांतरित होता, तो हमेशा एक समय ऐसा आता था जब वह थोड़ा कमजोर महसूस करता था और फिर से बदल नहीं पाता था। यदि कभी ऐसा समय आया जब उसे लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा, तो वह परेशानी में पड़ गया। यह ऐसी बात थी जिसे उसे ठीक करने की जरूरत थी। इस बीच रे ग्रैंड मैच विच के खिलाफ जा रहा था। रे ने अपनी जादुई क्षमताओं का उपयोग करना बंद करने का फैसला किया था। विच न केवल उन्हें एक दरार में भेजकर उन्हें रोकने में सक्षम था, बल्कि रे को यह भी डर था कि अगर उसने एक बड़ा हमला किया तो क्या होगा। एक मौका था कि विज उनके पीछे लड़ रही सेना को पुनर्निर्देशित करने में सक्षम होगा। यकीनन इससे उसके कई जानवर भी मारे जाएंगे, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रे ने तब तय किया कि उसे पास जाना चाहिए। वह आगे बढ़ा, अपनी टांगों को ऊर्जा से भरते हुए। अब उसे मुट्ठियों से पुराने तरीके से ऐसा करना था, लेकिन आगे कूदते समय उसके सामने एक दरार आ गई थी। जब वह दूसरी तरफ से बाहर आया, तो वह माथा और दूसरे लोगों के पास उतरा। तभी लेनी ने उसे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। दरारों और टेलीपोर्टेशन सर्किलों में एक बड़ा अंतर था। एक बार जब लोगों का एक समूह टेलीपोर्ट हो जाता था, तो यह उसके पीछे बंद हो जाता था और एक नया समूह बनाने की आवश्यकता होती थी, लेकिन दरार एक सुरंग की तरह काम करती थी। इसका मतलब यह था कि ये दोनों तरीकों से काम करता था। अगर जानवर छाया महाद्वीप से आ रहे थे तो इसका मतलब था कि रे उन्हें स्रोत से बाहर निकाल सकता था। वह सीधे दरार की ओर बढ़ने लगा। वह उस चीज में जाने के बारे में नहीं सोच रहा है ना? ब्लिस ने पूछा। ऐसा लगता है कि उसने पहले ही अपना मन बना लिया है, माथा ने कहा। स्प्रिंगेट ने कहा, मैं यह नहीं बता सकता कि वह लड़का पागल है या साहसी। रे युद्ध के मैदान से आगे की ओर भागता रहा, इधर उधर के हमलों से बचता रहा और एक ही वार से जानवरों को मार डालता रहा। अपने रास्ते में वह बर्फ के गोले दागता और उन्हें अपने बाईं ओर के प्राणियों पर फोड़ता, और फिर अपने दाईं ओर वह उन्हें आग के गोले से उड़ा देता। एक बंदर ने उस पर वार किया, लेकिन ये बेकार था। रे के पास काले रंग के शूरवीरों की तरह फुटवर्क था जो उसने अकादमी में सीखा था। इससे वह अपने शरीर को हिलाकर और मोड़कर वार से आसानी से बच सकता था और फिर मुक्का मारकर उन्हें खत्म कर सकता था। उच्च स्तरीय जादू कौशल और फिर उच्च स्तरीय शूरवीर कौशल भी, और वह अभी भी युवा है। आखिर ये लड़का कौन है? स्प्रिंगेट ने उसे देखते हुए कहा। वह ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाई कि यह उसे किसी ऐसे व्यक्ति की याद दिलाने लगा है जिस पर वह इस पूरे समय अकादमी में नजर रख रही थी, क्योंकि उन्होंने हाथ से हाथ का मुकाबला करने का एक स्तर दिखाया था। अब जबकि रे सभी शूरवीरों से आगे निकल चुका था, वह 3 दरारों के आधार के करीब पहुंच रहा था। जीव पहले से कहीं ज्यादा सघनता से बाहर निकल रहे थे। उसने तीनों पोर्टल्स को देखा और उस पर जाने का फैसला किया जहां से मकड़ियां निकल रही थी। अग्नि ऊर्जा सक्रिय करें। अपने मन अंक का आधा उपयोग करके रे के पास अब अग्नि कौशल में दोगुनी ताकत थी। ड्रैगन दहाड़ते हैं। एक जोरदार चीख सुनाई दी जो युद्ध के मैदान में गूंज उठी। माथा और जैक के अंदर अचानक अजीब ऊर्जा महसूस की जा सकती थी क्योंकि उनमें से प्रत्येक को अपने आंकड़ों में 5% की वृद्धि मिली थी। रे ने फिर अपना हाथ हथेली से खोला और अपने नए कौशल फायर ब्लास्ट का इस्तेमाल किया।
उसके हाथ से आग की एक धारा निकली, लेकिन यह उतनी छोटी नहीं थी जितनी उसने उम्मीद की थी। दो पावर अप के कारण आग की धारा ऐसे फूटी जैसे कोई रॉकेट उसके हाथ से निकल रहा हो। एक बड़ी लपट निकल रही थी और एक पल में सभी मकड़ियां जलकर राख हो गईं। अगर उसके पास अद्वितीय शरीर और अप्राकृतिक शक्ति न होती, तो उसे ऐसा लगता कि उसका हाथ बिजली की चपेट में आकर टूट गया होता। लपटों के साथ वह आगे बढ़ता रहा और दूसरे छोर पर पहुंचते हुए पोर्टल में कूद गया। जब वह अंदर गया और दूसरी तरफ से बाहर आया, तो यह वही छाया महाद्वीप वाली दुनिया नहीं थी जिसकी उसे उम्मीद थी। इसके बजाय वह एक विशाल गुफा के अंदर था। पूरी जगह अंडों से घिरी हुई थी, हर जगह, और उनमें से धीरे धीरे मकड़ियां निकल रही थीं। गुफा के बीच में एक विशाल क्रिस्टल था जो एक छोटे बच्चे के आकार का था और पूरी जगह को रोशन कर रहा था। यह एक जानवर का घोंसला था। बीच में मौजूद क्रिस्टल से ही जानवरों को जादुई गुण मिलते थे। आमतौर पर जानवर के घोंसले को नष्ट करना वर्जित माना जाता था। आखिरकार बीट्स क्रिस्टल मानव जाति की उन्नति के लिए आवश्यक थे। क्रिस्टल का उपयोग रोजमर्रा की तकनीक और जीवन में किया जाता था, लेकिन अभी यह अलग था। इसका इस्तेमाल उनके खिलाफ किया जा रहा था। तो फिर यह एक जानवर का घोंसला था, है न? रे ने कहा, मुझे आश्चर्य है कि अगर मैंने उस क्रिस्टल को नष्ट कर दिया तो क्या होगा। अध्याय 307 नेस्ट क्रिस्टल। गुफा के अंदर मकड़ियां अविश्वसनीय गति से अंडे से निकल रही थीं। जब एक अंडा फूटता तो उसमें से एक मकड़ी निकलती। उसके बाद खोल लगभग तुरंत ही बिखर जाता। फिर रे की आंखों के सामने उसकी जगह एक और मकड़ी बनना शुरू हो जाती। ये जानवरों का एक अंतहीन चक्र था जो सभी केंद्र में नेस्ट क्रिस्टल द्वारा संचालित था। रे ने क्रिस्टल की ओर आगे बढ़ते हुए बाएं से दाएं जाने वाले किसी प्रकार के फ्लेमेथ्रोवर के रूप में अपने अग्नि विस्फोट का उपयोग जारी रखा। जानवर आकार में छोटे थे और जल्दी ही शक्तिशाली लपटों में घिर गए। अग्नि ऊर्जा कौशल सक्रिय होने के कारण जब वह अपने अग्नि कौशल का उपयोग करता था, तो उसके शरीर के चारों ओर एक लाल आभा होती थी। एकमात्र समस्या ये थी कि अग्नि ऊर्जा ने उसके आधे मन को ले लिया था और अग्नि विस्फोट उसे अविश्वसनीय दर से खत्म कर रहा था। उसे क्रिस्टल को जल्दी से बाहर निकालना था। अंडों के बीच से भागते हुए और अपने फायर ब्लास्ट का उपयोग करते हुए वह आसानी से घोंसले के क्रिस्टल तक पहुंचने में सक्षम था। फिर जब एक हाथ मकड़ियों को जलाने में व्यस्त था, रे ने बड़े क्रिस्टल को छुआ। एक नेस्ट क्रिस्टल पाया गया है। क्या आप अवशोषित करना चाहेंगे? ये वही था जिसकी रे को उम्मीद थी। वह वास्तव में नहीं जानता था कि नेस्ट क्रिस्टल क्या होता है, एक जानवर क्रिस्टल की तुलना में, लेकिन अगर यह जानवरों को अपने स्वयं के क्रिस्टल बनाने की शक्ति प्रदान करने में सक्षम था, तो संभावना थी कि वह इसे अवशोषित कर सकता था। ये भी संभावना थी कि वह ऐसा न कर सके। हो सकता है कि क्रिस्टल का स्तर बहुत ऊंचा हो, जैसा कि उसके पास सुपर टियर वाला था। अगर नेस्ट क्रिस्टल का स्तर भी होता, तो यह एक समस्या बन जाती। रे ने बिना समय बर्बाद किए तुरंत हाँ का विकल्प चुना। फिर उसकी आंखों के सामने क्रिस्टल धीरे धीरे छोटे छोटे कणों में टूटने लगा और हवा में उसकी ओर तैरने लगा। रे की ओर आकर्षित होकर कण उसके मुंह और कानों के माध्यम से प्रवेश कर गए और साथ ही साथ ताजगी भरी ऊर्जा महसूस की जा सकती थी। उसके मन के बिंदु बहाल हो रहे थे और युद्ध से होने वाले उसके सभी दर्द और पीड़ाएं दूर हो रही थी। और अंततः जब पूरा क्रिस्टल गायब हो गया, तो एक और संदेश प्राप्त हुआ। नेस्ट क्रिस्टल सफलतापूर्वक अवशोषित। 20 अंक प्राप्त हुए हैं। 90100 उन्नत स्तर अंक। इस बार का संदेश पिछले संदेशों से थोड़ा अलग था। आमतौर पर जब रे किसी क्रिस्टल को अवशोषित करता था, तो उसमें कई उन्नत स्तर के अंक प्राप्त होने की बात कही जाती थी, लेकिन इस बार उसमें सिर्फ अंक ही लिखे थे। क्या इसका मतलब ये था कि नेस्ट क्रिस्टल किसी भी विकास चरण में होने पर भी अंक जोड़ने में सक्षम था? अगर ऐसा था, तो ये रे के लिए मजबूत होने का एक और तरीका था। उसे जंगल में खास किस्म के जानवर को खोजने में संघर्ष करना पड़ा था, लेकिन अब जब वह नेस्ट क्रिस्टल को भी अवशोषित कर सकता था, तो उसके लिए मजबूत होना आसान हो गया। दूसरी बात जो हैरान करने वाली थी, वह ये थी कि उसे 10 के मानक अधिकतम के बजाय 20 अंक मिले थे। सच कहें तो रे को वास्तव में लगा कि क्रिस्टल के आकार को देखते हुए ये संख्या अधिक होनी चाहिए थी। हालांकि ये जानते हुए कि अन्य दरारों में ऐसी दो और चीजें उसकी प्रतीक्षा कर रही थी, इसका मतलब था कि वह जल्द ही विकसित हो जाएगा। जैसे ही क्रिस्टल अवशोषित हुआ, उसके आसपास के अंडे एसिड की तरह पिघलने लगे। जो मकड़ियां पहले ही अंडे दे चुकी थी, वे अभी भी मजबूत थी, लेकिन रे की कुछ आग के गोले ही काफी थे। क्रिस्टल ने उसके मैना पॉइंट्स को भी अधिकतम स्तर पर वापस ला दिया था, और उसके पास अभी भी अग्नि ऊर्जा बफ था और इसके साथ ही ड्रैगन की दहाड़ बफ भी थी।
उसके पीछे की दरार अभी भी खुली हुई थी और उसने उसमें से वापस कूदने का फैसला किया। जब रे दरार से बाहर निकला तो अन्य लोग उसे पूरी तरह से स्वस्थ देखकर आश्चर्यचकित हो गए। वास्तव में वह उस समय से भी बेहतर दिख रहा था जब वह पहली बार दरार के अंदर गया था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसमें से कोई भी जीव बाहर नहीं आ रहा था। क्या उसने सचमुच घोंसला नष्ट कर दिया? विच ने कहा। उस कमीने ने कहा कि उन चीजों को ढूंढना आसान नहीं है। क्या उसे पता है कि मुझे कितना समय लगा? विच इस समय युद्ध के मैदान में पीछे था। उसकी लड़ाई का हुनर कभी उसकी ताकत नहीं रहा, बल्कि वह मैदान पर जानवरों को बुलाने के लिए अपने खास रिफ्ट जादू पर निर्भर था। वह रिफ्ट का इस्तेमाल रक्षात्मक उपाय के तौर पर कर सकता था, लेकिन हमला करने के मामले में ऐसा कुछ नहीं था। एक तरह से वह इस वजह से शैडो गार्ड में सबसे कमजोर था, लेकिन सबसे उपयोगी भी। युद्ध के समय वह तेजी से ज्वार को बदलने में सक्षम था, और यही वजह है कि आज उसे शैडो रैंक में उसका स्थान मिला है। मैंने सोचा था कि ये 3 पर्याप्त होंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस राज्य में कोई इतना मजबूत होगा, विज ने कहा। मकड़ियों के चले जाने से युद्ध के मैदान की स्थिति थोड़ी आसान हो गई। हालांकि अंडरडॉग गिल्ड के सदस्य अभी भी लगातार लड़ाई से थके हुए थे। उनकी हरकतें सुस्त हो रही थीं और वे ज्यादा घायल हो रहे थे। जैक, रे चिल्लाया, मैं सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। इसके बाद जैक ने हाथ उठाया और रे को अंगूठा दिखाया। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, बॉस। तभी रे ने एक और दरार में छलांग लगा दी, इस बार सफेद बालों वाले बंदर की दरार में। ये देखकर विज गुस्से से उबलने लगा और उसने तुरंत कोई फैसला लेने का फैसला किया। उसने दरार को सील कर दिया, जिसका मतलब था कि अब रे के वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि रे के पास टेलीपोर्टेशन कौशल है, जिसका इस्तेमाल करके वह कभी भी खुद को माथा या जैक के पास वापस ले जा सकता था। रे ने जैक से जाने से पहले ये शब्द इसलिए कहे थे क्योंकि इस एक क्रिस्टल से वह विकसित हो जाएगा, और विकास में रे को हमेशा एक निश्चित समय लगता है। सफेद बालों वाले बंदरों की दरार में घुसते समय ये पिछली दरार के समान ही था, बस वहां अंडे नहीं थे। इसके बजाय दीवारों पर ये चिपचिपे थैले थे, जिनमें से बंदर बाहर निकल आते थे। जैसे ही वे बाहर निकलते, वे आकार में छोटे और लगभग बिना किसी फर के बाहर निकल आते। हालांकि कुछ सेकंड के बाद उनके शरीर पर बाल उगने लगेंगे और उनका आकार थोड़ा बढ़ जाएगा। रे ने वही किया जो उसने पिछले घोंसले में किया था और बंदरों पर अपने फायर ब्लास्ट कौशल का इस्तेमाल करना जारी रखा। यह मकड़ियों की तरह ही आसान था। उनके अग्नि गुण बिंदु 100 पर थे, फिर अग्नि ऊर्जा कौशल के साथ इसे 200 तक लाया गया। ड्रैगन की दहाड़ से 5% की वृद्धि भी हुई। उनके पास कोई मौका नहीं था। एक नेस्ट क्रिस्टल पाया गया है। क्या आप अवशोषित करना चाहेंगे? हाँ, 100/100 उन्नत स्तर अंक। विकास प्रक्रिया शुरू हो गई है। अध्याय 308 एक नई किरण। 100 उन्नत अंक अंततः अर्जित किए गए थे। रे को यह भी याद नहीं था कि आखिरी बार उसने विकास संदेश कब देखा था। काफी समय हो गया था, और यह जानते हुए कि एल्यूर साम्राज्य में बहुत से उन्नत स्तर के जीव नहीं थे, उसने सोचा कि इस बिंदु तक पहुंचने में अधिक समय लगेगा। लेकिन अगला कदम वह था जिससे रे हमेशा नफरत करते थे, विकास प्रक्रिया। ये लगभग तुरंत शुरू हो गया, लेकिन इस बार वह तैयार था। वह अपने पैरों को क्रॉस करके बैठ गया और ध्यान की मुद्रा में आ गया, सारा दर्द अंदर ही रखते हुए। पिछली कुछ बार जब ये प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो वह अपनी हड्डियों के टूटने और फिर से बनने के दर्द से चीख उठता था। लेकिन इस बार नहीं, वह सिस्टम को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। हर बार जब रे विकसित होता था, तो वह अपने वास्तविक स्वरूप के और करीब पहुंचता जाता था। हालांकि अभी भी जानवरों के क्रिस्टल के कई स्तर थे, लेकिन आखिरकार उसे लगा कि उसका लक्ष्य सामने आ गया है। मैं वही बन जाऊंगा जो मैं कभी था। बाहर खुले मैदान में अंडरडॉग गिल्ड अभी भी लड़ाई में उलझा हुआ था। 2 दरारें बंद हो चुकी थी और छाया सेना काफी कम हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि ज्वार का रुख बदलने लगा है। हम ये कर सकते हैं, प्रयास करते रहो। जैक ने चिल्लाते हुए एक शिकारी कुत्ते को जमीन पर गिरा दिया और फिर दूसरे कुत्ते का मुंह पकड़कर दोनों हाथों से फाड़ दिया। वह आदमी एक राक्षस है, उसके पास इतनी ताकत कैसे है? गिल्ड के सदस्यों ने कहा। जैक बिना किसी चिंता के जानवरों के बीच में जाता रहा। शिकारी कुत्ते सचमुच उसके शरीर से लटक रहे थे और उसे अपने दांतों से जकड़े हुए थे, लेकिन फिर भी उस पर एक भी खरोंच नहीं आई। जानवर बहुत कमजोर थे। रिक को भी यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने किन राक्षसों से लड़ने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने जैक को उस लाल बालों वाले बच्चे को अपना बॉस कहते हुए सुना था।
वह लड़का जैक से भी ज्यादा पागल लग रहा था, बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे पोर्टल में भाग रहा था। अरे, मेरी योजनाएं चलाना बंद करो, मुझे लड़के को अपने लिए हासिल करना था, विज ने कहा। यह शायद मेरे लिए एकमात्र मौका है। अगर दूसरों को पता चल गया कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वे मुझे इसके लिए दंडित करेंगे। खैर, कम से कम मुझे उस परेशान करने वाले बच्चे से छुटकारा मिल गया। अब बस बाकी लोगों से निपटना है। अब 2 दरारें बंद हो गई थी, इसलिए विज को कुछ जल्दी करने की जरूरत थी, अन्यथा जल्द ही गिल्ड के सदस्य कब्जा कर लेंगे। हमने एक बार फिर से अपने डंडे को लहराया और ऊपर से 2 और विशाल दरारें दिखाई दी। फिर 2 बड़े शिकारी कुत्ते, उन्नत श्रेणी के जीव जिनके शरीर पर तंबू थे, आसमान से नीचे गिरे। जैसे ही वे नीचे उतरे, उनके ऊपर की दरारें बंद हो गईं। यही तो मैं इंतजार कर रहा था, जैक ने कहा जब उसने 2 बड़े कुत्तों को देखा। लेकिन इससे पहले कि जैक कुत्तों को हराने के लिए आगे बढ़ पाता, उसके बगल में एक चमकदार रोशनी दिखाई देने लगी। कुछ पलों के बाद सफेद रोशनी में एक आकृति खड़ी दिखाई दी। उसमें से एक लाल बालों वाला, नुकीले बालों वाला आदमी निकला। रे, जैक ने आधा भ्रमित होकर कहा। जैक को भ्रमित होने का हक था, क्योंकि उसके सामने खड़ा व्यक्ति एक पुरुष था। वह 17 वर्षीय लड़का नहीं था जिसके साथ वह पिछले साल यात्रा करता था। वह लगभग रे जैसा ही दिख रहा था, बस वह ज्यादा परिपक्व था। उसका शरीर थोड़ा भरा हुआ था और उसका चेहरा ज्यादा तराशा हुआ था। गुफा में वापस आकर रे ने अभी अभी अपने विकास की प्रक्रिया पूरी की थी। उन्नत स्तर का विकास पूरा हुआ। O10 स्किंटी अंक। जाति ब्रैकोटोर। एक बार फिर रे की जाति बदल गई थी। उसका पूरा शरीर पहले की तुलना में थोड़ा नया लग रहा था। पहले तो उसे लगा कि वह कल्पना कर रहा होगा, क्योंकि उसके आसपास की हर चीज थोड़ी ऊंची लग रही थी। इस बार विकास ने उसके शरीर के मानवीय हिस्से को भी बदल दिया था, और उसके पीछे कुछ और भी था जो बाहर निकला हुआ था। कुछ ऐसा जो वहां महसूस किया जा सकता था, जो पहले वहां नहीं था। जैसे ही वह देखने के लिए मुड़ा, उसने एक छोटी सी पूंछ देखी, जो उसके नितंबों के ऊपर से निकली हुई एक नुकीली गांठ जैसी दिख रही थी। यह उसकी पतलून को चीरकर बाहर आ गई थी और लाल रंग की थी। जब रे ने उसे नियंत्रित करने की कोशिश की, तो वह उसे थोड़ा सा हिलाने में सफल रहे। खैर, ये पहले जैसा नहीं था, लेकिन कम से कम यह एक शुरुआत है। अब उसकी बाहों पर जो तराजू थे, वे और भी स्पष्ट हो गए थे और उसकी आस्तीन तक पहुंच गए थे। फिर जब वह अपने चेहरे को छूने गया, तो उसे अपने बालों के किनारे पर भी वही चीज महसूस हुई। लेकिन यह उसके परिवर्तन से मोहित होने का समय नहीं था। हालांकि उसे जैक और माथा पर भरोसा था कि वे काम पूरा कर लेंगे, लेकिन हमेशा यह संभावना थी कि विज अपनी आस्तीन में कुछ छिपा सकता है, और वह अपने नए शरीर का परीक्षण करना चाहता था। अपने टेलीपोर्टेशन कौशल को सक्रिय करने से पहले रे ने अपने ड्रैगन जैसे चेहरे को छिपाने के लिए अपने ट्रांसफॉर्म कौशल का इस्तेमाल किया। लेकिन उसने अपने लंबे रूप को बनाए रखने का फैसला किया। अब से यह उसका नियमित रूप होने वाला था, इसलिए दूसरों को भी इसकी आदत हो सकती है। परिवहन कौशल सक्रिय। जैक को टेलीपोर्ट करना। एक सफेद रोशनी ने उसके शरीर को घेर लिया और लगभग 30 सेकंड बाद वह गुफा से बाहर निकलकर जैक के ठीक पास आ गया। जब उसने 2 विशालकाय उन्नत श्रेणी के शिकारी कुत्तों को देखा, तो उसने सोचा कि वे ये देखने के लिए एकदम उपयुक्त हैं कि वह कितना बड़ा हो गया है। जैक, मुझे थोड़ी देर के लिए आपकी शक्ति उधार लेनी पड़ेगी, बिना कारण पूछे जैक ने रे को अपने शरीर पर हाथ रखने और मैना स्टील का प्रदर्शन करने की अनुमति दे दी। जैक ने अपनी खुद की में सुधार किया था, जिससे उसके मन पॉइंट पहले से ज्यादा हो गए थे। अगर रे का अनुमान है तो अभी वह सिस्टम के अनुसार लगभग 150 मन पॉइंट पर बैठा हुआ था। रे ने की को अपने अंदर समाहित करना शुरू कर दिया। आखिरकार उसे लगा कि उसका शरीर अपनी सीमा को छू रहा है। अब उसके अंक 200 से बढ़कर 300 हो गए। जानवरों को देखते हुए और लड़ाई के लिए अपने दोनों बफ को सक्रिय रखते हुए रे मुस्कुराने लगा। उसने अपना हाथ उठाया और एक ही समय में 2 आग के गोले दागे। जैसे ही वे उसके हाथ से निकले, आग की 2 बड़ी बड़ी गेंदें, जो कुत्तों से थोड़ी ही छोटी थी, उसके हाथ से निकल गईं। जब उन्होंने आग के गोले को अपनी ओर आते देखा तो जानवरों को भी पता था कि वे कुछ नहीं कर पाएंगे। आग की लपटों ने उनके पूरे शरीर को अपनी चपेट में ले लिया और राख जमीन पर गिर गई। फर्श पर केवल एक ही चीज बची थी, वह था उनका जानवर क्रिस्टल। क्या उसने एक ही मंत्र से 2 उन्नत स्तर के छाया जानवरों को मार डाला? स्प्रिंगगेट ने कहा। ऐसा लग रहा था जैसे युद्ध के मैदान में मौजूद हर कोई रे की अपार शक्ति को देखने के लिए एक पल के लिए रुक गया था।
अब मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, रे ने विज को घूरते हुए कहा। अध्याय 309 विशाल आग का गोला। स्प्रिंगेट ने कहा, क्या ये ताकत टावर मास्टर्स के बराबर है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये वही व्यक्ति है जो अंदर गया था। ब्लिस ने पूछा, वह इतना अलग क्यों दिख रहा है? नहीं, वह हमारे बॉस हैं, मैं तुरंत बता सकती हूँ, माथा ने कहा। विशाल आग के गोले को दो उन्नत प्राणियों को नष्ट करते देखने के बाद उन्हें आश्चर्य हुआ कि उस दरार के दूसरी तरफ क्या था। क्या यह एक ऐसी दुनिया थी जहां समय उनकी तुलना में धीमी गति से चलता था? यह उपस्थिति में अचानक परिवर्तन और ताकत में वृद्धि को समझा सकता है। लेकिन यह सब नहीं था, और लेनी जानती थी कि ऐसा कोई जादू नहीं है जो आपको ऐसा करने में सक्षम बनाता है। ये सब रे के अपने अनोखे शरीर के माध्यम से था। युद्ध का मैदान अब शांत होने लगा था। अब केवल एक ही द्वार बचा था, और उस द्वार के अंदर शिकारी कुत्ते थे। रे ने एक बार फिर प्रवेश द्वार की ओर देखा और तैयार होने लगा। विच ये देख सकता था, जो कुछ भी हुआ था, ये स्पष्ट था कि रे हर बार जब वह दरारों में जाता था तो वह अधिक शक्तिशाली हो जाता था और किसी तरह वापस बाहर आ सकता था। हालांकि रे को अपने टेलीपोर्ट कौशल के ठंडा होने का इंतजार करना होगा और अगले दिन इसका इस्तेमाल करना होगा। अंकों में वृद्धि के लिए एक दिन इंतजार करना उचित था। कौन जानता था कि वह कब किंग टियर जानवरों से टकराएगा। उसे उन्नत श्रेणी के जानवरों से टकराना ही मुश्किल लग रहा था। जैसे ही रे ने एक कदम आगे बढ़ाया, विज ने अंतिम दरार को बंद कर दिया। ये व्यक्ति कौन है? उन्होंने मेरी सारी योजनाएं बर्बाद कर दी हैं। बच्चों को छाया महाद्वीप में ले जाने से पहले उसने अपना शोध किया था। केवल प्रोफेसरों और छात्रों की ताकत से उसे उन सभी को मारने में सक्षम होना चाहिए था, या कम से कम वैन को ले जाना चाहिए था। आवश्यकता से अधिक किसी भी चीज का उपयोग करना व्यर्थ था, इसलिए उसने केवल 3 बुनियादी स्तर के घोंसले तैयार किए थे। रे ने अंडरडॉग गिल्ड के सदस्यों के सामने दौड़ लगाई जो लड़ाई से बचे हुए टुकड़ों को खत्म कर रहे थे। फिर जब वह काफी करीब पहुंच गया, तो उसने अपने दोनों हाथ उठाए और अपना मैना इकट्ठा किया। एक साथ बहुत बड़े आग के गोले निकले, जो एक साथ मिलकर और भी बड़े हो गए और वे सीधे विज की ओर बढ़ रहे थे। चलो देखते हैं तुम इसे ले जाते हो। विज के चेहरे पर पसीना साफ दिखाई देने लगा था। हर चीज का तनाव उस पर हावी हो चुका था। कोई रास्ता नहीं था जिससे वह इतनी बड़ी दरार पैदा कर सके कि आग के पूरे गोले को ढक सके। लाल पंख वाले, तुम तो हिट लिस्ट में ऊपर आ गए हो। विज ने एक छोटी सी काली दरार बनाने और खुद उसमें कदम रखने के बाद कहा। अब कोई लक्ष्य न होने के बावजूद आग का गोला आगे बढ़ता रहा। हे ईश्वर, वह आग का गोला पूरे जंगल को नष्ट कर देगा। फ्लिन ने घबरा कर कहा। रे को अभी तक जिस कौशल का पता नहीं चला था, वह था फायर कंट्रोल। एक ऐसी क्षमता जो आपको इच्छानुसार फायर को नियंत्रित करने और उसे इधर उधर ले जाने की अनुमति देती है। रे फिर आगे बढ़ा, और ऐसा करते हुए उसने अपने दोनों हाथ पीछे रख लिए। आग का धमाका, उसके हाथों से आग की धाराएं निकल रही थीं और दो छोटे रॉकेट की तरह वे उसे आगे की ओर दौड़ते हुए बढ़ावा दे रहे थे। हर बार रे आग के विस्फोट को रोकता और फिर से फायर करता, खुद को नियंत्रित करता, ये सुनिश्चित करता कि वह गिरने से बचने के लिए बस इतना ही इस्तेमाल करे। अंततः वह आग के गोले को पार कर उसके सामने खड़ा हो गया, उसका सामना करने के लिए तैयार। क्या लड़का पागल हो गया है? सिर्फ इसलिए कि हमला खुद से हुआ है इसका मतलब यह नहीं है कि वह मार झेल सकता है, लेनी ने कहा। लेकिन रे को पूरा भरोसा था। उसकी अग्नि ऊर्जा कौशल का समय लगभग समाप्त हो चुका था। अग्नि कौशल ने न केवल उसके सभी अग्नि हमलों की शक्ति को दोगुना कर दिया, बल्कि यह उसकी अग्नि प्रतिरोध क्षमता को भी बढ़ा देता है। यही एकमात्र कारण नहीं था जिसके कारण उसे उच्च आत्मविश्वास था। हर बार जब उसका शरीर विकसित हुआ, तो वह और अधिक मजबूत होता गया, वह जानवर जैसा और मनुष्य जैसा कम होता गया। इससे उसे अधिक दर्द सहने की क्षमता मिली। फिर जैसे जैसे आग का गोला रे के करीब आता गया, उसने खुद को तैयार कर लिया। फिर भी उसके पास पहुंचने से ठीक पहले विशाल आग के गोले की दिशा बदलनी शुरू हो गई। वह ऊपर की ओर उठने लगा और उसी दिशा में आगे बढ़ता रहा। अंततः यह आकाश में इतना ऊपर चला गया कि एक छोटे सूर्य जैसा दिखाई देने लगा। फैल जाओ, एक गहरी आवाज ने कहा, और अचानक आग का गोला आसमान में फैल गया। हर जगह छोटे छोटे विस्फोट हुए जो लगभग आतिशबाजी की तरह लग रहे थे। लगता है मैं समय पर पहुंच गया, रॉय ने कहा। जैसे ही छात्र और गार्ड ये देखने के लिए मुड़े कि वह कौन था, उन्होंने तुरंत उस आदमी को प्रणाम किया। वह काफी लंबा था और उसके घुंघराले भूरे बाल थे।
उसने एक बड़े ओवरकोट और हाथों में लाल दस्ताने के अलावा ज्यादा कपड़े नहीं पहने थे। सर, जंगल को बचाने के लिए धन्यवाद, गार्ड ने कहा। कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि पिछली बार मिया बाहर आई थी इसलिए अब मेरी बारी है। फिर जब रॉय ने कमरे में चारों ओर देखा तो उसने रे को मैदान की दूसरी तरफ देखा। तो छाया गार्ड ने अंततः रोलांड में घुसपैठ करने का निर्णय ले लिया है। खैर, मेरे रहते हुए कोई भी हमें शहर तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। रॉय की बाईं भुजा में लपटें उठने लगी, धीरे धीरे वे एक आकार बनाने लगी, अंततः आग से बना एक कोड़ा बन गया। क्या ये सिर्फ मेरी ही बात है या उसे कोई बड़ी गलतफहमी है? मैक्स ने कहा। इसके बाद रॉय मैदान पर आगे की ओर दौड़ने लगे। मैं तुम्हें मेरे बॉस को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा, जैक ने रॉय के सामने आते हुए कहा। हाँ, क्या तुम इंसान नहीं हो? रॉय ने कहा, लेकिन फिर भी उसने अपना चाबुक बाहर निकालने का फैसला किया। ये जैक की कमर के चारों ओर लिपटा हुआ था और उसे अपनी त्वचा पर जलन महसूस हो रही थी। वह दर्द से चिल्लाया और फिर उसे एक तरफ फेंक दिया गया। ये देखकर रे ने अपने दांत पीस लिए। उसने काफी मात्रा में मैना खर्च कर दिया था और जैक रे द्वारा लिए गए मैना से कमजोर था। वह एक बार फिर अपनी पीठ के पीछे आग का विस्फोट करते हुए अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ा। मेरे आदमियों को कोई नहीं छू सकता, रे चिल्लाया। अध्याय 310 सेना बढ़ती है। रे और रॉय दोनों ही मैदान के बीच में घुस रहे थे, जहां अभी अभी बड़ी लड़ाई हुई थी। अब किसी भी क्षण वे दोनों आपस में भिड़ सकते थे और गार्डों को डर था कि जिस नुकसान से रॉय ने जंगल को बचाया था, वह और भी बदतर स्थिति में पहुंच सकता था। मेरे आदमियों को कोई नहीं छू सकता, रे चिल्लाया। यार, मुझे नहीं पता था कि छाया इतनी वफादार हो सकती है। क्या इसीलिए तो तुम लोग अपना काम करने के लिए मुख्यतः जानवरों का उपयोग करते हो? हालांकि इससे पहले कि दोनों व्यक्ति आपस में भिड़ते, लेनी बीच में खड़ी हो गई। तुम दोनों के लिए बस इतना ही काफी है, लेनी चिल्लाए। इसके बाद रे रुक गए और रॉय भी रुक गए। बूढ़े आदमी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें सालों से नहीं देखा। क्या तुम पागल हो गए हो और छाया के साथ मिल गए हो? स्प्रिंगगेट ने दौड़ना शुरू किया। रुको, वह चिल्लाए। टावर मास्टर रॉय, बहुत बड़ी गलती हो गई है। स्प्रिंगगेट भी अपने ब्रेक थ्रू मोड में थी, अपनी सारी ऊर्जा का इस्तेमाल करके जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वहां पहुंच गई। उसे वास्तव में विश्वास नहीं हो रहा था कि लेनी उससे पहले वहां पहुंच गई थी। तभी उसे अपने नीचे एक जादुई घेरा दिखाई दिया। क्या उसने सचमुच इतनी तेजी से एक छोटा टेलीपोर्टेशन सर्कल बनाया? स्प्रिंगगेट ने सोचा। वह हमेशा की तरह अब भी अद्भुत है। स्प्रिंगगेट ने अभी अभी यह बताना समाप्त किया था कि आज यहाँ क्या हुआ था और कैसे रे और उनके गिल्ड ने वास्तव में रोलांड छात्रों को बचाया था। लेनी फिर जैक को ठीक करने के लिए गई और माथा ने बाकी अंडरडॉग गिल्ड को बीस्ट कोर निकालने का आदेश दिया। वे इन सब को लाभ के लिए बेच सकते थे और उन्हें फिर कभी भूखे रहने की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। हाँ हाँ, मुझे खेद है, मैंने हमारे प्रिय रोलांड छात्रों के उद्धारकर्ता को लगभग मार डाला था। रॉय ने सब कुछ मजाक के रूप में टालने की कोशिश करते हुए कहा। कृपया मास्टर रॉय, अगर आप माफी मांग सके, स्प्रिंगगेट ने पूछा। बेशक, रॉय ने कहा, मुझे खेद है। जिस क्षण मैंने तुम्हें देखा, मैंने समझ लिया था कि तुम मजबूत हो और मैंने सोचा कि तुम्हें ही वह छाया रक्षक बनना चाहिए जिसके बारे में अन्य लोग बात कर रहे थे। रे अभी भी इस बात से परेशान था कि उसने जैक को चोट पहुंचाई थी, बिना ये जाने कि वह किस पर हमला कर रहा था। फिर भी उसने अभी तक उसके पास जाकर उससे माफी नहीं मांगी थी। उन दोनों के बीच बिल्कुल भी नहीं बनती थी। आंख के बदले आंख। सही है, रे ने कहा, तुमने मेरे आदमी को जला दिया, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम एक साधारण माफी मांगकर बच सकते हो। क्यों न हम देखें कि तुम्हें जलाने में कितना समय लगेगा। ठीक है रे, अब तुम्हारे वापस जाने का समय हो गया है, माथा ने कहा और उसे एक तरफ खींच लिया। क्या तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है? उसने चिल्लाते हुए कहा, ताकि उसकी बात सुनी जा सके। रे, बेहतर होगा कि तुम नेस के रूप में अकादमी में वापस जाओ, उसने फुसफुसाते हुए कहा। ऐसा लगता है कि लेनी टावर मास्टर्स को अच्छी तरह से जानती है और उसने अंदर तुम्हारी मदद करने के लिए एक मास्टर को लाने में कामयाबी हासिल की है। लेकिन अगर तुम वापस नहीं आते हो, जब बाकी सभी लोग अकादमी में वापस आ गए हैं, तो ये कुछ संदेह पैदा कर सकता है। बहुत अच्छा, रे ने कहा और जंगल की ओर चल पड़ा तथा अकादमी की ओर लौटने के लिए लंबा रास्ता तय करने लगा। रॉय ने हंसते हुए कहा, वह थोड़ा उग्र स्वभाव का था, है न? लेनी ने पूछा, वह व्यक्ति कौन है जिसने बिना ये पता लगाए कि दुश्मन कौन है, हमला कर दिया?
छात्र गार्ड के साथ शहर की ओर वापस जाने लगे थे और स्प्रिंगेट के उनके साथ जाने से ठीक पहले लेनी ने स्प्रिंगेट का हाथ खींचा और उसके कान में फुसफुसाया। तुमने कहा था कि तुम जानना चाहती थी कि मैं यहाँ क्यों हूँ, है ना? ठीक है, आज रात इस सराय में मुझसे मिलो और सुनिश्चित करो कि तुम अकेली आओ और कोई तुम्हारा पीछा न करे। स्प्रिंगेट ने अन्य छात्रों और टावर मास्टर के साथ जाने से पहले सिर हिलाया। जब वे चले गए, तो उसने देखा कि अधिकांश छात्र अभी भी डरे हुए थे। उन्हें लग रहा था कि शायद किसी भी क्षण कोई और जानवर बाहर आकर उन पर हमला कर देगा। चिंता मत करो बच्चों, अगर कुछ भी बाहर आता है, तो मैं तुम लोगों की रक्षा करूंगा। रॉय ने उन्हें खुश करने की उम्मीद में कहा, लेकिन ऐसा लगता है कि इसका कोई असर नहीं हुआ। वे बहुत कुछ झेल चुके थे, और यह आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर बहुत से छात्र जो बचे रह गए थे, उन्होंने जादूगर बनने का फैसला नहीं किया, या कम से कम वे युद्ध में अग्रिम पंक्ति में नहीं जाना चाहेंगे। युद्ध के मैदान में वापस आकर अंडरडॉग सदस्यों ने जानवरों से सभी क्रिस्टल निकालना समाप्त कर दिया था। सौभाग्य से माथा अंडरडॉग के नेता ऑसबॉर्न से एक स्टोरेज बैग प्राप्त करने में सक्षम थी। ये चीजें काफी महंगी थीं और माथा कभी भी सिल्विया से ऐसी चीज खरीदने के लिए पैसे नहीं मांग सकती थी। जब जैक ने पहले उस पर हमला किया था, तो वह सिर्फ बेहोश हो गया था, लेकिन कुछ ही समय बाद जब जानवर आए और उसे जिंदा ही खा गए। यह एक क्रूर तरीका था, लेकिन उस समय वे कुछ नहीं कर सकते थे। माथा ने फिर मुड़कर अंडरडॉग गिल्ड के सदस्यों की ओर देखा। वह सुन सकती थी कि उनमें से कई लोग इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि अब क्या करना है। अपने नेता के बिना वे खुद को खोया हुआ महसूस कर रहे थे और उन्हें फिर से अपने दम पर साहसिक कार्य शुरू करना होगा या अन्य गिल्ड में शामिल होना होगा। रे ने तो कहा था कि उसे और अधिक लोगों की जरूरत है ना? माथा ने सोचा। फिर उसने सभी पुरुषों को इकट्ठा किया और उनके सामने खड़ी हो गई। मुझे आज रात आपके नेता के चले जाने का दुख है। हमारा इरादा किसी महान व्यक्ति की जान लेने का नहीं था, लेकिन याद रखें कि आप ही थे जिन्होंने हम पर यह हमला शुरू किया था। माथा ने कहा, हम दोनों के साथ आज हमारे पास लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप सभी याद रखें कि आपने आज एक महान काम किया। आपके प्रयासों के कारण वे बच्चे अपने परिवारों के पास वापस जा पाए हैं, और मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। इस तरह के भाषण से अंडरडॉग गिल्ड के सदस्यों को अपने सामने खड़े दो लोगों से नफरत करना मुश्किल लगा। बहुत से सदस्यों को तो ये भी नहीं पता था कि गिल्ड युद्ध शुरू क्यों हुआ था, लेकिन उनकी शक्ति को देखने के बाद वे कभी भी रेडविंग सदस्य के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे। इसलिए मैं आज आप सभी को फोन करता हूँ, आपसे ये पूछने के लिए कि अगर आपके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है तो हम रेडविंग्स आपको अपने साथ ले जाएंगे। आपकी चीजों का भुगतान किया जाएगा और आपको और आपके परिवार को रहने की जगह दी जाएगी। आपने देखा कि आज क्या हुआ। छाया कहीं भी, कभी भी और किसी भी जगह हमला करने में सक्षम है। कोई भी शहर अब सुरक्षित नहीं है, लेकिन अगर आप रेडविंग्स में शामिल हो जाते हैं, तो हम आपकी रक्षा कर सकते हैं। हम केवल पूर्ण वफादारी चाहते हैं। इन शब्दों के साथ ही माथा के सामने कतार लग गई। जैसे ही हर सदस्य उनके सामने आया, माथा ने उन्हें एक एक करके सिस्टम का अनुबंध पेश किया। कुछ ने स्वीकार करना चुना जबकि अन्य ने नहीं। जिन लोगों ने स्वीकार किया, उन्हें रेडविंग्स में शामिल होने के लिए एवरियन जाने के लिए कहा गया। धीरे धीरे उनकी सेना बढ़ने लगी।